हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स एकेडमी में। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उनके बारे में, उनका इंपॉर्टेंस क्या है और कंक्लूजन के फॉर्म में हम लोग इसमें क्या क्या कंक्लूजन निकालते हैं और इसकी क्या भूमिका है हमारी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व, देखिए जो जनगणना हुई थी 2022 में, उसके अनुसार 205 बाघ अभी उत्तर प्रदेश में हैं। अगर टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो 4 टाइगर रिजर्व यहाँ पर हैं। कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। दुधवा है, अमनगढ़ है, पीलीभीत है और रानीपुर है। रानीपुर जो है वो रिसेंटली बनाया गया है। टाइगर रिजर्व्स का क्या महत्व है? बाघों का इसमें संरक्षण किया जाता है और मानव बाघ संघर्ष में कमी आती है। इसी के साथ साथ स्थायी आवास स्थल मेंटेन होता है और बाघों के संरक्षण के साथ साथ पर्यटन भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। एक बार हम लोग इनकी लोकेशन पे नज़र डालते हैं। देखिए, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, दुधवा टाइगर रिजर्व है और रानीपुर टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश के चारों टाइगर रिजर्व्स के यहाँ पर नेम दिए गए हैं, आपको मैप में भी दिया गया है लोकेशन, तो आप अच्छे से इसे देख सकते हैं। अब एक एक करके हम सभी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दुधवा टाइगर रिजर्व की। देखिए 1968 में दुधवा वन्यजीव अभयारण्य के रूप में इसकी स्थापना होती है और इसे नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया है? 1977 में। उसके बाद 1987 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसको शामिल किया गया और ये बाघों, पक्षियों और बारहसिंघा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसमें गैंडा प्रोजेक्ट दक्षिण सोनारीपुर में चलाया जा रहा है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये सभी हमें ध्यान में होने चाहिए कि 1968 में सबसे पहले स्टार्टिंग होती है इसकी वन्यजीव अभयारण्य के रूप में, दुधवा वन्यजीव अभयारण्य के रूप में इसे जाना गया। फिर 1977 में नेशनल पार्क का इसको टैग मिला। फिर 1987 में जब प्रोजेक्ट टाइगर जो चल रहा था उसी के तहत इसको शामिल किया गया टाइगर रिजर्व के रूप में। इसके बाद में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व की अगर हम लोग बात करें तो 2012 में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला है और ये यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये बिजनौर ज़िले में है। ये वही बिजनौर ज़िला है जहाँ से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में इंटर करती है। आप लोकेशन में भी देख सकते हैं कि अमनगढ़ जो है बिजनौर ज़िले में स्थित है। इसके बाद में हम लोग बात करें अगर पीलीभीत टाइगर रिजर्व की, तो वर्ष 2022 में इसने वर्ष 2014-18 के बीच बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए TN2 का अवार्ड भी जीता है, यानी टाइगर्स की संख्या को दोगुना यहाँ पर देखा गया है। और यहाँ 127 से अधिक जानवरों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, 326 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ हैं और 400 से अधिक पेड़ पौधों की प्रजातियाँ यहाँ पर पाई गई हैं। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पीलीभीत ज़िले में स्थित है। ये वही पीलीभीत ज़िला है जहाँ पर फुल्हर झील स्थित है और गोमती नदी उस फुल्हर झील से निकलती है। इन सभी बातों को हम लोग प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। इस पूरी सीरीज़ में हम लोग यूपी का जीके डिस्कस कर रहे हैं, तो सीरियल बाय सीरियल हर एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक एक टॉपिक उठाते हैं और पूरा जीके हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इस क्लास में हम लोग टाइगर रिजर्व्स की बात करते हैं। 3 टाइगर रिजर्व्स को कवर कर चुके हैं। चौथा है रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है? बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड एरिया वो जहाँ पर 7 जिले स्थित हैं यूपी के, तो बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट जिले में ये स्थित है और वर्ष 2022 में टाइगर रिजर्व के तहत अधिसूचित हुआ है, लेकिन 2023 में इसको ऑफिशियल टैग मिला है। तो यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है? बाघ है, तेंदुआ है, भालू है और सांभर, ये सभी पाए जाते हैं। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो देश का 53वां और यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। अब इन टाइगर रिजर्व्स का क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों टाइगर रिजर्व्स बनाए जाते हैं, क्या इससे हमें फ़ायदा होगा? तो बाघों का संरक्षण करना सबसे पहला ज़रूरी काम जो है वो बाघों का संरक्षण है। मॉनिटरिंग, अवैध शिकार से रोकना। मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि हम उनकी लोकेशन को ट्रेस कर सकें, सारा कुछ उनके बारे में जान सकें और जो उनका अवैध शिकार होता है उससे हम रोक सकें, क्योंकि जो टाइगर रिजर्व्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मानव गतिविधियों पर रोक लगाई जाती है ताकि जंगली जीव जंतुओं को, बाघों को हम लोग संरक्षित कर सकें। प्राथमिक उपचार के साथ साथ अनुसंधान कार्य करना, जितनी भी रिसर्चेज होती हैं और इनका जो प्राइमरी उपचार है वो कराया जा सके, ये मेन उद्देश्य है। मानव गतिविधियों पर प्रतिबंध, जैसा कि अभी आपको बताया कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी नियमावली के अनुसार, जिसके अनुसार कई सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसमें एक सीमित दायरे तक ही इंसान हस्तक्षेप कर सकता है। बाघों की संख्या में वृद्धि, उनके प्रजनन, प्रजाति विविधता को ध्यान में रखते हुए बाघों की संख्या में वृद्धि करना। अगर लगातार इसी तरीके से शिकार वगैरह होते रहेंगे और उनको संरक्षित नहीं किया जाएगा तो उनकी संख्या में लगातार हमें गिरावट देखने को मिलेगी। तो बाघों की संख्या में वृद्धि हो सके, इसके लिए भी इसका इम्पोर्टेंस है।
टाइगर रिजर्व्स का। मानव बाघ संघर्ष का समाधान, बाघ संरक्षित क्षेत्रों और रिहायशी स्थलों के बीच में बफर जोन का निर्माण होता है। इससे क्या होगा कि मनुष्य और बाघों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रहेगी, वो अपना टाइगर रिजर्व्स में सेफ है और इंसान बाहर सेफ रह सकेंगे। नेक्स्ट, बाघों के लिए स्थायी आवास क्षेत्र मुहैया कराना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ये अगर टाइगर रिजर्व होगा तो बाघों के लिए एक स्टेबल प्लेस हो सकेगा जहाँ पर वो रह सकेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया 1973 में स्टार्ट किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्या प्रयास रहे हैं सरकार के। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मानकों को प्रभावी बनाना, हाल ही में चौथे टाइगर रिजर्व की स्थापना यूपी में। तो हम कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि यूपी में जो टाइगर रिजर्व हैं वो न केवल बाघों के संरक्षण के लिए बल्कि टूरिज्म के लिए भी, जैसे टाइगर सफारी आप देखते हैं, लोग देखने जाते हैं बाघों को, तो इन सभी को बढ़ावा देने के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में यहीं पर हम लोग हाथी रिजर्व के बारे में ही पढ़ लेते हैं यूपी के। देखिए, हाथी जनगणना 2020 में जो हुई थी उसके अनुसार यूपी में 352 हाथी हैं। शिवालिक हाथी रिजर्व है और तराई हाथी रिजर्व भी यहाँ पर हमें मिलता है। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, मानव हाथी संघर्ष में कमी आएगी। इसी के साथ साथ हाथियों को हम संरक्षण प्रदान कर सकेंगे हाथी रिजर्व के थ्रू, और इसी के साथ साथ उनके आवास को संरक्षण मिलेगा, उनके रहने की जगह, उनकी जनसंख्या को मेंटेन करने में भी हमें आसानी होगी। अनुसंधान निगरानी जो हम रिसर्चेस करते हैं हाथियों के ऊपर, उसमें भी हमें फ़ायदा होगा। अवैध शिकार जो होते हैं जानवरों के, उनको रोक पाएंगे और इसी के साथ साथ टूरिज्म भी विकसित हो सकेगा। तो एलिफेंट प्रोजेक्ट जो है उसके तहत यूपी में हाथियों और उनके आवास और गलियारों की सुरक्षा की जा रही है। हाथी जनगणना हुई थी 2020 में, उसके अनुसार यूपी में कितने हाथी हैं, 352 हाथी करंटली हैं। जिन 2 एलिफेंट रिजर्व्स की बात हम लोगों ने की है वो यहाँ पर देख लीजिए आप मैप में, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है और तराई एलिफेंट रिजर्व है। आइए इन दोनों के बारे में डिटेल से भी पढ़ लेते हैं हम लोग कि कहाँ पर स्थित हैं और क्या क्या खास बातें हैं। देखिए, जो शिवालिक हाथी रिजर्व है इसकी स्थापना हुई थी 2001 में, ये बात ध्यान में रखिएगा, और ये बिजनौर से लेकर सहारनपुर तक फैला हुआ है। पूरा जो शिवालिक रेंज पड़ती है ना, वहीं पर टच करता हुआ शिवालिक रेंज को ये बिजनौर और सहारनपुर में फैला हुआ है। बिजनौर क्यों इंपॉर्टेंट है, बिजनौर से गंगा रिवर इंटर करती है यूपी में। सहारनपुर क्यों इंपॉर्टेंट है, सहारनपुर से यमुना रिवर इंटर करती है यूपी में। बात करें अगर हम लोग तराई हाथी रिजर्व की, तो ये 4 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन सा है, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत और शाहजहाँपुर, इन 4 जिलों में ये फैला हुआ है तराई हाथी रिजर्व। इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, मानव हाथी संघर्ष में कमी आती है, इसी के साथ साथ हाथियों को संरक्षण प्रदान किया जाता है, आवास संरक्षण, इनको रहने की जगह मुहैया कराई गई है, एक प्राकृतिक आवास इनको मिला है, और इनकी जनसंख्या में प्रबंधन किया जा सकता है, हाथियों का संरक्षण किया जा सकता है और इनकी संख्या में वृद्धि भी देखी जा सकती है। अगर हम लोग संरक्षण करेंगे तो अवैध शिकार जो इनका होता है वो नहीं हो पाएगा, जो भी रिसर्चेज वगैरह करनी है वो हम कर पाएंगे आसानी से, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर टूरिज्म का कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट हो पाएगा। सो इस तरीके से कंक्लूजन के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि जो हाथी रिजर्व हैं वो भी न केवल हाथियों के संरक्षण के लिए बल्कि टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उत्तर प्रदेश में।